हम पढ़ेंगे सोशलॉजी का चैप्टर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, इसके फीचर्स, इसके नेगेटिव पॉइंट्स और ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के बीच में क्या रिलेशन है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो पहला है ब्यूरोक्रेसी होता क्या है। ब्यूरोक्रेसी जो का मीनिंग होता है, इसको सोशलॉजी में कहा गया है ब्यूरोक्रेसी, इसका हिंदी मीनिंग है नौकरशाही। नौकरशाही मीन्स किसी के अंडर कोई जॉब करना, ये गवर्नमेंट भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो देखेंगे इसका मीनिंग क्या है, ये किस वर्ड से बना, वर्ड्स का मीनिंग क्या है, इसका आगे क्या क्या होता है। तो इसका मीनिंग जो है, पहले देखेंगे ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड है वो दो शब्दों से बना है। नंबर 1 ब्यूरो, सेकंड इज क्रेसी। जो ब्यूरो वर्ड है उसको फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है बेंच। और क्रेसी एक जुनारी लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लॉ एक्सेप्टेंस, मतलब कोई नियम लागू करना। तो जो ब्यूरोक्रेसी का अर्थ हुआ इस वर्ड से कोडिंग हुआ मेज का शासन या मेज का नियम लागू करना। नौकरशाही को हिंदी में देखा जाए तो उसको कहते हैं नौकरशाही। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी में सभी प्रकार के मजदूर, कार्यपाल, ऑफिसर्स शामिल हो जाते हैं। इसमें ऑल गवर्नमेंट्स और नॉन गवर्नमेंट्स जॉब्स ऑल्सो इंक्लूड इन इट। तो जो बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी होता है वो ये होता है कि कोई बंदा किसी बंदे के नीचे या किसी चैन के अंडर या किसी गवर्नमेंट जॉब या कोई किसी सरकारी कार्यालय में काम कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो जनता का सेवक होता है उसको ब्यूरोक्रेसी के अंडर लिया जाता है। तो पार्ट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या होते हैं, FM मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो कि सोशलॉजी का देवता भी कहा जाता है, उसने ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग निकाला था। तो उसके 4 पार्ट्स डिफाइन किए हुए हैं। नंबर 1 है कैबिनेट डिपार्टमेंट्स, सेकंड है इंडिपेंडेंट एजेंसीज, थर्ड है रेगुलेटरी एजेंसीज एंड फोर्थ है गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस। जो कैबिनेट डिपार्टमेंट्स होते हैं ये मेनली किसी गवर्नमेंट के अंडर या किसी पॉलिटिशियन टीम के अंदर काम करते हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसीज वो होती हैं जो जिसके अपने रूल्स होते हैं, जिस पर गवर्नमेंट का कोई दबाव एक्सेप्टेड नहीं है, या किसी DC का नहीं है, किसी IAS ऑफिसर का, मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये खुले दिल से काम करते हैं। इसके अंदर हम रो एजेंट्स को या जासूस को भी ले सकते हैं। थर्ड इज़ है रेगुलेटरी एजेंसी। रेगुलेटरी एजेंसी वो होती है कि जो टाइम टाइम पर अपनी सेवा देती रहती है, जैसे IAS ऑफिसर्स हो गए, IPS ऑफिसर्स हो गए, पुलिस टीम्स हो गई, डॉक्टर्स हो गए, जो सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट पियोन्स हो गए, टाइम टाइम में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। CID होगी, जो भी जो केस से लड़ते हैं या कुछ भी करते हैं वो रेगुलेटरी एजेंसी से लड़ते हैं। और फोर्थ है गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस। गवर्नमेंट कॉरपोरेशन मतलब वो होते हैं जो सरकारी स्पेशल टीम बनाती है, सरकारी स्पेशल टीम बनाती है। स्पेशल जैसे भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन टीम बनाई जाती है, जिसे इलेक्शन स्टाफ कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट कॉरपोरेशन होते हैं। तो जो ये पार्ट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। तो अब इसके अंदर जानते हैं कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले मैं बता दूं कि जो डिफरेंट ऑथर्स हैं, डिफरेंट प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट वेज में डिस्क्राइब किया है। किसी ने अपने देश के अकॉर्डिंग इसके फीचर्स बनाए हैं, तो किसी ने अपने जनता के अकॉर्डिंग, किसी ने गवर्नमेंट के इसके अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। लेकिन इसके बुक में देखे जाए तो कम से कम 15 से 20 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर गूगल चेक किया जाए तो बहुत ही हो जाते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट 6 हैं हम वो पढ़ेंगे। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हम मेनली 2 स्टेट्स को लें, 2 कंट्रीज़ को लेंगे। 1 इज़ USA, सेकंड इज़ इंडिया। US से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो वर्ल्ड का किंग कहा जाता है, उसे सुपर पावर वर्ल्ड कंट्री भी कहा जाता है। और सेकंड हम इंडिया इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको कहा जाता है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की जनसंख्या बहुत बड़ी है, यहाँ का जो सरकारी तंत्र है वो भी बहुत मजबूत और बहुत बड़ा है। तो हम इन 2 देशों की कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे कि ब्यूरोक्रेसी को उनके देश में कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, कैसे फॉलो किया जाता है। तो जो USA के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नंबर 1 है स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। USA में जो वर्क दिया जाता है वो लेबर की स्पेशलाइजेशन पर दिया जाता है कि उनका दिमाग किस फील्ड में है, वो कहाँ पर जा सकते हैं। सेकंड हायरार्किकल अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स। हायरार्किकल नॉर्मल के कहते हैं कि हायरार्की फॉलो करना होता है। हायरार्की क्या होता है कि फ्लो होता है रूल्स का, कि अगर उनको इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो किस चैन से जाएगी, चैन ऑफ कमांड भी कहते हैं इसको। नीचे से ऊपर किस वे में जाएगी, और ऊपर से कोई रिजल्ट आना होता है तो वो कैसे है, अगर ऊपर से कोई रूल आ रहा है तो उसको कैसे फॉलो कराना है। अगर USA के प्राइम मिनिस्टर ने या USA के प्रेसिडेंट ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन या कोई रूल देना है तो पहले वो किसको देगा जिससे वो जनता तक एप्लीकेबल हो जाए। थर्ड इज़ रूल्स एंड रेगुलेशन। जो ब्यूरोक्रेसी होता है ये मेनली गवर्नमेंट जॉब से अप्लाई होता है। गवर्नमेंट जॉब्स मतलब लोकसभा या फिर लोक सेवा, यूनियन पब्लिक सिविल सर्विसेज हो गया। तो ये गवर्नमेंट जॉब्स पूरी होती है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पर ही डिफाइंड होती है पूरी।
इनके अलावा गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर सकती। सेकंड है टेक्निकल कॉम्पिटेंस गाइडेंस। जो ये यूएसए में जो ये ब्यूरोक्रेसी है या जो नौकरशाही है, ये मेनली पूरी तरह टेक्निकल डिपेंडेंट हो चुकी है। इनमें कोई रिटर्न वर्क नहीं होता, कोई फॉर्मल एप्लीकेशन या कोई फॉर्मल रूल इसमें एप्लीकेबल नहीं होता। ये प्योर टेक्निको टेक्नोलॉजिकल है और इसमें न्यू पॉलिसीज़, न्यू रूल्स, इससे फ्लेक्सिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है। फिफ्थ है इम्पर्सनलिटी एंड पर्सनल डिफरेंस। जो यूएसए में डिफरेंस किया गया वो इम्पर्सनलिटी और पर्सनल डिफरेंस में क्यों कहा गया है, क्योंकि जो सरकारी रूल्स होते हैं वो ना तो ये देखते हैं कि कौन सा बाप है कौन उसका बेटा है, उन्होंने रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। और पर्सनल इसलिए कहा गया है क्योंकि जो रूल्स देता है और जो रूल्स पास करता है वो भी कहने का इंसान ही होता है, तो वो भी अपने तरीके से देखता है। अगर हमारा यूएसए का प्रेसिडेंट कोई रूल फॉलो कर रहा है तो पहले वो देखेगा कि अगर ये रूल उसके ऊपर अप्लाई होता तो इसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट है, क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है। तो ये पर्सनली और पर्सनली डिफरेंस भी शो करता है। एंड सी लास्ट वन इज अ स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मल रिटर्न। यूएसए में हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी तो बहुत हाई फाई हो चुकी है, इसलिए सुपर पावर कंट्री भी कहा जाता है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ काम ऐसे है जिसमें रिटर्न वर्क देना ज़रूरी हो चुका है। तो ये तो थे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 6 फीचर्स यूएसए के जो यूएसए पे वाले एप्लीकेबल होते हैं। इंडियन में मेनली 8 फीचर्स या 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन इसमें हम टोटल 6 ही पढ़ेंगे क्योंकि आज के टाइम में बस 6 ही फॉलो किए जाते हैं। नंबर 1 डिवीज़न ऑफ लेबर। जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जैसे आर्मी वाली होगी, पुलिस वाली होगी, कोई नगर निगम में कोई जॉब होगी या किसी सरकारी इसरो में कोई जॉब होगी, तो ये डिवीज़न ऑफ लेबर की फील्ड में इंटरेस्ट, उसकी स्टडी, उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी बॉडी पर डिपेंड होता है। तो जो गवर्नमेंट जॉब्स इशू करती है वो ये नहीं देखती कि किसको देनी है किसको नहीं देनी है, वो ये देखते हैं कि कौन उसके लायक है। हायरार्की को हम कहते हैं कि चैन ऑफ कमांड से पहले पढ़ चुका है कि ये क्या होता है। हायरार्की मतलब होता है कि कौन सी चैन को फॉलो करना है, कोई रूल कैसे एप्लीकेबल होगा, कोई इन्फॉर्मेशन कैसे नीचे से ऊपर जाएगी वगैरह। रिटर्न डॉक्यूमेंट जो ये हम फीचर्स पढ़ रहे हैं 2018 से पहले हैं, लेकिन जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स का जो रूल है ये 2018 में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बंद कर दिया है। रिटर्न डॉक्यूमेंट में क्या होता था कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या सीएम विंडो में या किसी में कोई शिकायत देनी है तो ऑनलाइन देने से पहले आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जमा कराना पड़ता था अपने पास के नगर निगम में भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाता जगाधरी में हूँ तो मैंने ये काम किया हुआ है, तो जगाधरी में रूम नंबर 14 में ये मैं रिटर्न डॉक्यूमेंट 2 दिन बाद दे आया हूँ। रूल्स हम पढ़ चुके हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं ये रूल्स के अंडर ही काम करती हैं, रूल्स के बिना कुछ नहीं होता। 5th इज सैलरीज। जो हम पढ़ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी, इसके अंदर सैलरीज इंडिया में ही, ये ध्यान से देना, खाली इंडिया का ही फीचर है सैलरीज। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऑफिसर्स आता है, गवर्नमेंट ऑफिसर जिसकी पोस्ट हाई है, तो आप देखेंगे कि उसकी सैलरी भी हाई होगी। और अगर कोई गवर्नमेंट पियून होगा, चाहे उसकी पोस्ट जितनी मर्जी ही क्यों ना, क्योंकि लेकिन उसकी जो सैलरी होगी वो मिडिल क्लास वाले जो वर्कर होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। तो ये सैलरी फीचर है इंडिया के अंदर ही, खाली इंडिया में एप्लीकेबल है। और इंडिया की जो सैलरी है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, किसी के बंदे की वर्क या मेहनत के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होती। 6 इज रैशनलिटी। रैशनलिटी क्या होती है कि इंडिया तो एक कंट्री है, लेकिन इंडिया के अंदर भी लगभग 29 स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स में कैसे लोग रहेंगे, उनका धर्म क्या होगा, उनका रीजनल क्या होगा, उनकी रैशनलिटी क्या होगी, इनके अकॉर्डिंग कई बार जो गवर्नमेंट रूल्स भी चेंज या फॉलो अप्लीकेबल कर देती है। तो अब हम पढ़ेंगे सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। सोशल कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, परिणाम या रिजल्ट। तो सामाजिक रिजल्ट इसके क्या है, जो ये नौकरशाही है समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव नहीं पड़ता, हम वो पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट है वेल लेड आउट रिजल्ट, यूनिफॉर्मली अप्लाइड विदाउट एनी फेवर। यूनिफॉर्मिटी अप्लाइड मतलब क्या है कि जो रूल है सब पर एक जैसे लागू होते हैं, उनका किसी से कोई फेवर नहीं होता कि कौन किस धर्म का है किस धर्म का नहीं है, उनके लिए सारे रूल्स सेम है। सेकंड, इट लेस स्ट्रेस ऑन टेक्निकल नॉलेज, जो अब स्ट्रेस। तो जी हमारी जो गवर्नमेंट जॉब्स या फिर कोई भी ऑफिशियल जॉब्स आने लगी है मेनली टेक्निकल बेस्ड हो चुकी है। थर्ड इज इट इज़ सब्जेक्ट ऑन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मतलब अब एक हायरार्की बनी हुई है, एक रूल बना हुआ है, रेगुलेशन बना हुआ है, नियम बना हुआ है, पॉलिसी बनी हुई है, तो सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसी हायरार्की को फॉलो करके ही काम कर सकते हैं। इसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हो उस पर लिखा गया कि आपको इन 10 डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाना है तो आपको करवाना ही पड़ेगा, वो डिसिप्लिन है उस जगह का या उस वर्क का। फोर्थ इज इट्स डोमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब हम सोचते हैं कि किसी से मिलने का टाइम लेना या किसी से
बात करने का टाइम लेना या किसी से मीटिंग करनी है उसका टाइम लेना। लेकिन जब जो ये ब्यूरोक्रेसी पढ़ रहे हैं इसमें पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक वर्क को किस टाइम टेबल में, किस सब्जेक्ट में, किस पर्सन के अकॉर्डिंग और किस ऑफिस में पूरा किया जाएगा, इसे कहते हैं इट्स डोमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये तो हमारे सामाजिक परिणाम इसके क्या क्या हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे इसके कि नेगेटिव परिणाम इसके क्या हैं, लोग किस पर क्या इसका गलत प्रभाव भी पड़ रहा है ब्यूरोक्रेसी का। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि नौकरशाही है। नौकरशाही मतलब लोगों को अगर कोई कहता है कि आप नौकरशाही हैं तो उसका मतलब कहने किसी बैड फील होता है कि अभी भी वो किसी का नौकर बना हुआ है। नौकरशाही मतलब क्या है कि नौकर बना हुआ है अभी तक वो किसी का। तो मेन तो इसका परिणाम यही था कि लोग अभी सोचते हैं कि वो नौकर बने हुए हैं, लेकिन तब भी लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं क्योंकि वो सिक्योर होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है इट्स शोज नो ह्यूमन टच। अगर जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब आ जाती है, जहाँ पर रूल्स आ जाते हैं, रेगुलेशंस आ जाती हैं, वहाँ पर ह्यूमन टच का कोई लेना देना नहीं होता। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि इंसान है, विकलांग है, बूढ़ा है, वे दिव्यांग है, विकलांग है, कुछ नहीं है, उनका ह्यूमन टच से कुछ लेना देना नहीं है। सबके साथ सेम फॉलो, सेम हायरार्की एप्लीकेबल होती है। ओल्ड रूल अप्लाइड मैकेनिकली। जो इंडिया के अंदर आज भी कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी जॉब्स हैं, कई ऐसे रूल्स हैं जो बहुत पुराने लेकिन उनको आज भी मैनुअली एप्लीकेबल किया जा रहा है। थर्ड, ब्यूरोक्रेसी फॉलो ओल्ड प्रोसीड्यूर्स। प्रोसीड्यूर्स क्या होते हैं? अब हम कहीं अगर हमने डायरेक्टर में से बात करनी होती है तो पहले क्या होता था कि एक बच्चा अपने मॉनिटर को बताता था, मॉनिटर अपने क्लास टीचर को बताता था, क्लास टीचर अपने डिपार्टमेंट हेड को बताता था, डिपार्टमेंट हेड अपने प्रिंसिपल से बात करता था। लेकिन आज ये वही है कि जो प्रोसीड्यूर्स है वो ऑलरेडी फॉलो किए जा रहे हैं, कुछ न्यू नहीं बने। तो फोर्थ लास्ट वन इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर ओल्ड रूल एप्लीकेबल हो रहे हैं, ह्यूमन टच नहीं है और ये ओल्ड प्रोसीड्यूर्स फॉलो करते हैं। तो मतलब ये कि फ्लेक्सिबल नहीं है, टाइम आने पर कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते, जो रूल्स डिसाइड किए जा चुके हैं वही हो भी नहीं है। इससे हम कह सकते हैं कि जो संविधान बाबा अम्बेडकर जी लिख कर जा चुके हैं ये वही इसे उसी संविधान को अभी तक फॉलो भी किया जा रहा है। तो ये लैक ऑफ फ्लेक्सिबल को हम इसी वे में लेके जा सकते हैं कि इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कुछ मेरिट्स के अकॉर्डिंग हम इसमें कुछ न्यू चेंजेस नहीं कर सकते, पुराने को चेंज भी नहीं कर सकते। लास्ट वन एंड मेन इज ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को हम सब जानते हैं कि जहाँ पर डेमोक्रेसी आती है यहाँ पर पॉलिटिक्स का साथ कुछ ना कुछ लेना देना होता ही होता है। तो ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स का आपस में क्या रिलेशन है इसको हम बुक्स में पढ़ेंगे, नोट्स में इसको मैं पूरी तरह डिफाइन नहीं कर पाया। तो अब हम बुक पर आ गए हैं। इसमें फिगर देखें कि क्या लिखा हुआ है। एक नेता बंदा खड़ा है, ये माइक पर भाषण दे रहा है और लाखों लोग इसका भाषण सुन रहे हैं। तो इसमें लिखा गया है इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट दैट इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप लाइक इंडिया। जहाँ पर डेमोक्रेटिक का नाम आए जहाँ पर इंडिया तो आता ही आता है, ये मैंने देख लिया। देयर हैज़ टू बी अ क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स, जो नौकरबंदी होते हैं। तो मैं बताता हूँ इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कि जो ब्यूरोक्रेसी है और पॉलिटिक्स है ये आज के टाइम में उतना नहीं है, लेकिन आज के टाइम में कहीं ना कहीं पे पॉलिटिक्स ने लोगों को या सरकारी ऑफिसर्स को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। वो चाहते हैं कि अगर उनका ऑर्डर होगा तभी ऑफिसर्स आगे ये काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ सिविल सर्विसेज होती हैं, कोई आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होती हैं, सीआईडी होती है, या फिर कोई एएसआई हो गया, एसएच हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया। वो आज भी पॉलिटिशियंस के रूल्स के अंडर ही काम कर रहे हैं। उनको आज भी उतनी इंडिपेंडेंस नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ काम करें या ना करें। तो इसमें जो मेन लाइन है जो मुझे अच्छी लगी थी वो मैं बताता हूँ। द पॉलिटिकल रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स वॉज आइडेंटिफाइड द शाह कमीशन। शाह कमीशन सब जानते हैं इसके बारे में। ये भी सरकार थी जिसने अपनी संस्था में सभा के अंदर बताया था कि जो सिविल सर्विसेज है उनको पॉलिटिशियन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो वाइल एक्वायरिंग इनटू द एक्सेस ऑफ एमरजेंसी ड्यूरिंग 1957 टू 1977, 1975 से 77 के अंदर एक एमरजेंसी इंडिया के अंदर आई थी, सब जानते हैं। सरकार को लेकर की बात हो गई थी, उसी दिन में पूरी सरकार का उल्टा पुल्टा हो गया था। तो उस टाइम सिविल सर्विसेज को या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या फिर जो लोक सेवा वाले होते हैं उनको उतनी इंडिपेंडेंस नहीं दी गई थी। इन 1986 में राजीव गांधी सरकार जो आई थी उन्होंने ये डिफ़ाइन किया था कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको पॉलिटिशियंस के साथ कुछ लेना देना नहीं होता। तो ये जरूरी नहीं है कि वो पॉलिटिशियन के अंडर ही काम करेंगे या नहीं करेंगे। और गैस मैं बताता हूँ, ये बुक तो फिलहाल बंद कर देता हूँ। तो गैस मैं बताता हूँ कि जो नौकरशाही आज के टाइम में, मैं खुद आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने बहुत पढ़ा है कि आज भी कहीं ना कहीं पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपनी मुट्ठी में करते हैं, अपनी मुट्ठी के अकॉर्डिंग
काम करवाते हैं, वरना आज के टाइम में वो 3.15 करोड़ जो केसेस पेंडिंग है, अगर पॉलिटिशियंस सिर्फ 1 साल के लिए अगर सिविल सर्वेंट एजेंट्स को अपने वश से बाहर कर देते हैं तो वो 3.15 करोड़ केसेस मैं कह रहा हूँ 1 साल में ख़त्म हो जाएंगे। सो थैंक यू।